हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीप रंजन और आप देख रहे हैं जॉब्स भारती, जहां सफलता उतारे आपकी आरती। तो आज के कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। और इतिहास में जो आज हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, मगध वह क्षेत्र जो बिहार के दक्षिणी भाग से स्टार्ट हुआ था। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के ठीक बीचों बीच गंगा नदी निकलती है। देखिए, जो भी चीजें आप बस ध्यान से सुनते रहेंगे ना, ध्यान से सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि पढ़ने में चार चीजें आती है: शु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि अगर ध्यान से सुना जाए तो किसी भी पढ़ाई को अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं तो लगभग लगभग उसका 30% तो आपको सुनते समय में ही आप उसको कंसेप्ट क्लियर कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है बोलना। अगर कोई जैसे टफ चीज है, अगर मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं और आप वहां पर बैठे बैठे आप भी अगर उस चीजों को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के चीजें ये है कि वो थोड़ा सा चांसेस और बढ़ जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं जिनके दिमाग में सोशल साइंस आसानी से आते नहीं है, या फिर यूं कहें तो उनको बड़ा टफ लगता है। मुझे भी लगता था कुछ समय। ऐसा नहीं है, इस चीज से सभी लोग फेस किए हैं। और किसी भी समस्या का सोल्यूशन वही बता सकता है ना जो ऑलरेडी उस समस्या से झेला हुआ हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर एसएसटी को क्लियर करना है तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनना स्टार्ट कीजिए। सेकंड नंबर, बोलना स्टार्ट कीजिए। जहां पर भी आपको टफ लगे उन चीजों को बार बार बोलिए। उससे क्या होगा कि वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे अगर इसका अगर एक एग्जांपल दे तो आपके लाइफ के ना पास्ट का यानी बचपन का बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी। लेकिन बचपन में क्या उतना ही घटना हुई थी जो आपको याद है? नहीं, बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही याद होता है। और याद कौन होता है? जिसको या तो आपको फिर कभी अपने दोस्तों से शेयर करने का मौका मिला हो, या फिर आप उसे बार बार अपने दिमाग में याद किए हो। मतलब ये तो समझ गए हैं कि आप ही के लाइफ का वो चीजें याद है जो आपने बार बार रिपीट किया है। तो मेन चीजें हो जाती है रिपीट करना। अगर आपने रिपीट नहीं किया है या आप नहीं कर रहे हैं तो फिर तो समस्या होने वाली है। यानी कि एसएसटी का एक ही सोल्यूशन कि उसको बार बार रिपीट किया जाए। ठीक है, ये चीजें तो आप समझ गए। सेकंड चीज की सुनना, ध्यान से सुनना चाहिए और ठीक से उसको पढ़िए भी। जैसे क्या कोई आपको ऐसा बात बोल दे जो आपको चुभ जाता है, वो चुभा क्यों? क्योंकि उसको बड़ा गौर करके आपने सुन लिया, वो चीजें आपके अंदर घर बना गई। तो पढ़ाई भी वही चीजें हैं, ये घर बनानी चाहिए। इसके लिए पहला चीज की सुनना ध्यान से जरूरी है। फिर बोलना तो है ही। जो चीजें टफ है, जो प्रश्न टफ है, उसको दो चार बार बोल दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पढ़ना। अगर बुक को रीड कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बुक को सेल्फ स्टडी के द्वारा उसको रीड करना, पढ़ना। ठीक है। और फिर क्या कीजिए, कभी कभी जो टफ चीजें हैं उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, या फिर यूं कहे तो आप एक अपना नोट्स ही बना लीजिए। तो देखिए, इस कड़ी से आप लोगों को यही हम बताएंगे कि आप लोग ये चारों चीजों को अगर फॉलो करें तो आपका कोई भी सब्जेक्ट, यूं ही मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका एसएसटी, बाकी सभी चीजें आपकी कंप्लीट हो सकती है। तो इस वीडियो में तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका तो एसएसटी इतना इजी हो जाएगा कि पूछिए मत। बिल्कुल कड़ी से कड़ी जोड़ के हम बताने वाले हैं। जैसे ध्यान समझिएगा, तो मान लीजिए कि ये बिहार को ना बीचों बीच बांट रही है गंगा नदी। ठीक है, कौन नदी? गंगा नदी। और गंगा के ठीक दक्षिणी भाग में, यानी सॉरी, गंगा बोल रहे हैं, बिहार के ठीक दक्षिणी भाग में मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ था। मगध साम्राज्य अगर पूछा जाए कि बिहार के किस भाग में था, तो दक्षिणी भाग से इसका स्टार्टिंग होता है। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, मगध पर सबसे पुराना अगर प्राचीन किसी वंश की बात करें तो वो बृहद्रथ के बारे में मिलता है। ठीक है ना। अब बृहद्रथ यानी कि इस वंश का नाम भी बृहद्रथ था, और इसके स्थापना करने वाले भी बृहद्रथ ही थे। ठीक है। एक बृहद्रथ आपको मौर्य वाले मिलेंगे, ये दोनों में कंफ्यूजन आपको क्लियर करके चलना होगा। बृहद्रथ एक नहीं है, बृहद्रथ दो दो है। एक है जो मौर्य वंश में मिलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य वाले में, और एक है जो इसमें मिल रहे हैं बृहद्रथ। एक खुद में एक वंश है, ठीक है, जिसका संस्थापक भी बृहद्रथ ही है। तो पहली चीजें तो ये कि बृहद्रथ वंश का स्थापना किया था। सेकंड चीजें मैं आपको ये बता दूं कि बृहद्रथ एवं जरासंध प्रतिष्ठित शासक थे इस वंश के। किस वंश के? बृहद्रथ वंश के। बृहद्रथ खुद में एक वंश है, संस्थापक भी बृहद्रथ ही है। उसी नाम का व्यक्ति शायद अपने नाम पर ही इस मतलब साम्राज्य का वंश का नाम रख दिया हो। ठीक है। तो बृहद्रथ ने इस वंश का स्थापना किया था, और ये सबसे प्राचीनतम मतलब इसको वंश माना जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रतिष्ठित शासक एक और जरासंध था, ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ का ही यह पुत्र था। जरासंध के बारे में आप लोग जब महाभारत वगैरह देखे होंगे तो उसमें सुनने को मिला होगा। ठीक है।
तो ये जो जरासंध है वो बृहद्रथ का ही पुत्र था। अब सबसे पहले बात बता दें कि आखिर इसका लोकेशन था कहाँ, जो मगध है ये चीज, और आपको बता दें मगध आगे चल करके एक विशाल साम्राज्य के रूप में बदल जाता है। लेकिन प्रारंभ में ये मगध एकमात्र छोटा सा एक साम्राज्य होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतते हैं, जैसे जैसे प्रतिष्ठित शासक आते हैं, मजबूत शासक आते हैं, ये क्या करते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं। और एक और चीज समझ लीजिए कि साम्राज्य को बढ़ाना मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरा यहां तक साम्राज्य है और हम इधर से किसी और स्टेट को जीत के इसमें मिला लें, ठीक है, तो अगर किसी भी स्टेट को इसमें जीत करके मिला लें, इधर से इसको मिला लिए, फिर मान लीजिए कि यहां से एक बड़ा भूभाग जीत लिए, यानी कि आसपास के पड़ोसी राज्यों को जीत करके और अपने क्षेत्र में मिलाना, ये साम्राज्यवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद का मतलब तो समझ गए ना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो जैसे ही साम्राज्यवादी शासक आते हैं, मगध का विस्तार होता है और मगध एक विशाल रूप में आ जाता है। तो मगध पर प्राचीनतम वंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। देखिए, रिपीट करने से क्या चीजें होंगी कि आपको यहीं पर लगभग 70 से 80% चीजें याद हो जाएगी। मैं तो प्रयास करता हूं कि 90 प्लस जाए, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने कंसेंट्रेशन के साथ इन चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मान लीजिए कि अगर ये मगध है, तो मगध का यहाँ पर तो सबसे पहले लोकेशन समझ लीजिए कि मगध था कहाँ। तो देखिए, मगध के ऊपर में गंगा नदी बहती थी, मतलब ऊपर यानी कि उत्तर कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? उत्तर कह सकते हैं। तो मगध के उत्तर में गंगा नदी, क्योंकि ठीक गंगा के ये दक्षिणी भाग में था, तो सिंपल बात है गंगा उत्तरी भाग में होगी। और इसके नीचे वाले भाग में आ जाए, यानी कि दक्षिण, ये तो उत्तर में आपको कौन? गंगा नदी हो गई। नीचे की बात करें, अर्थात दक्षिणी भाग में बात करें, तो विंध्य की पहाड़ियां थी। क्या थी? विंध्य की पहाड़ियां थी। नीचे क्या थी? विंध्य की पहाड़ियां थी। तो ऊपर आपको क्या है? गंगा नदी है, नीचे विंध्य की पहाड़ी है। मतलब देखिए ये कैसे घिरा हुआ है, एक तरफ नदी, दूसरी तरफ पहाड़ियां। और अगर हम बात करें पश्चिम की, पश्चिम कभी भी हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है। किधर होता है? हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है। तो बाएं हाथ की तरफ भी इधर कौन सा नदी है? सोन नदी है। कौन सा नदी है? सोन नदी है। तो उत्तर की बात करें तो गंगा है, अगर पश्चिम की बात करें तो भी सोन नदी है, और अगर गंगा के ठीक अपोजिट साइड यानी कि अगर हम दक्षिण में देखें तो विंध्य नदी है। और अगर मगध के हम दाएं भाग में कहें, यूं दाएं बोले ना, तो दाया का मतलब होता है हमारे हाथ के ठीक बाएं साइड में। किधर? बाएं साइड वाले हाथ के साइड में। ठीक है, तो इधर चंपा है। कौन है? चंपा। चंपा नामक वहां पर क्षेत्र था। ठीक है, तो मगध के उत्तर में क्या है? गंगा है। दक्षिण में क्या है? विंध्य की पहाड़ियां है। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में तो सोन नदी हो गया। कुल मिलाकर के दो नदियां, एक पहाड़ी और एक क्षेत्र जो कि चंपा। ठीक है, तो इन चारों, मतलब चारों क्षेत्रों के ठीक बीच में कौन है? मगध है। ठीक है, अब अगर डिजिटल बोर्ड होता तो यूं मैं आपको पूरे मैप के साथ दिखा सकता था, परंतु अगर आप लोग की अगर सहायता रही तो बहुत जल्द ही हम लोग ले लेंगे। जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो रहा है, आप लोग का योगदान जितना तेजी में, उतना तेजी में हम आप लोगों के लिए कंटेंट भी लेके आएंगे, और ट्राई करेंगे कि जितना हम लोग फास्टली काम करेंगे उतना फास्टली आप लोगों को मतलब जॉब लगेगा। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि ये चैनल है जॉब्स भारती, और सफलता आपकी उतारे आरती। ठीक है, तो आप जितना जल्दी सफल हो, ये हमारी कामना है। ठीक है, तो तीन चार चीजें तो आप यहाँ पर सीख गए। सबसे पहले मगध की अगर हम बात करें दाएं साइड में, दाएं साइड में बात करें, दाएं साइड मतलब क्या हो जाएगा? दाएं साइड मतलब दाएं हाथ की तरफ। ठीक है ना, दाएं साइड का मतलब ही होता है दाएं हाथ की तरफ, और दाएं हाथ की तरफ कभी भी पूरब होता है, क्योंकि दाया बड़ा शुभ हाथ है ना, तो इधर पूरब होता है। बाएं की ओर पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, और नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो उत्तर में क्या है? गंगा है। दक्षिण में क्या है? विंध्य की पहाड़ी है। और अगर दाएं हाथ की बात करें तो चंपा है, और बाएं हाथ की तरफ बात करें तो सोन नदी है। ठीक है, मगध पर सबसे पुराना वंश कौन सा है? तो बृहद्रथ वंश है। उसके संस्थापक भी कौन है? बृहद्रथ है। और उसका एक और प्रतिष्ठित शासक की बात करें तो कौन है? जरासंध है, जो कि माना जाता है कि इनका पुत्र ही हो। ठीक है, अब एक चीज ये कि मगध के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आज सुन ही रहे हैं कि ये अपने आप में, देखिए यही से स्टार्ट होता है भारत की कहानी, याद रखिएगा। ठीक है, एक बिहार के एक छोटे से क्षेत्र से, समझ गए, और ये एक बड़ा विशाल साम्राज्य का रूप ले लेता है। लेकिन ये मगध अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो देखिए, पहला चीज तो ये मैदानी भाग था। और पहले लोगों को क्या चाहिए?
पहले लोगों को क्या चाहिए, पहले देखते हुए कि जमीन के लिए सब कुछ हो जाता था, ठीक है। अब जमीन को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता था, क्योंकि पहले के लोगों को ये फोर व्हीलर ये सब नहीं चाहिए, उसमें तो ये सब थे भी नहीं। पहले ये चीजें, जिसके पास जितनी जमीन है, हालांकि अगर आप प्राचीन समय में आइएगा ना, तो गायों पर ये चीज डिपेंड करती थी। जिनके पास जितना गाय, वो उतना धनी कहा जाता था। जैसे ही थोड़ा सा समय बीता, अब हुआ कि जिसके पास जितनी खेती योग्य भूमि, क्योंकि पहले लोग पहाड़ी भूमि का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। आजकल तो बहुत सारे चट्टानों से क्या खनिज तेल, खनिज पदार्थ आदि निकल रहे हैं, तो आज इसका भी महत्व बढ़ गया है। तो कहते हैं ना कि जैसे जैसे इतिहास बढ़ता है, वैसे वैसे अलग अलग चीजों की महत्ता भी इंसान समझता है, और फिर वह एक दूसरे के ऊपर हावी भी होता है, मतलब ज्यादा प्रभावशाली भी हो जाता है। तो जहां वैदिक युग में गायें प्रभावशाली थी, गायें जिनके पास अधिक हो, उनको क्या माना जाता था कि ये धनी वर्ग से है, जितनी गायें उतना धनी। आगे चल के समतल भूमि खोजा जाने लगा। कहाँ? नदियों के आसपास। और आप देख रहे हैं ना कि मगध कहाँ? सोन नदी और गंगा नदी के ठीक समीप में है। इसलिए यहाँ पर कृषि तो तगड़ा होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि एक तो समतल भूमि है, मैदानी भाग है, और ये मैदानी भाग है, तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी के द्वारा। अब नदियों की तरफ बहाए गए जो मिट्टी होते हैं ना, उसमें उर्वरा शक्ति गजब की होती है। तो एक तो ये है कि यहाँ के लोगों को कभी खाने की, पहले यही सब चीज चाहिए था, रोटी, कपड़ा और एक मकान हो गया, काफी है, ठीक है ना। तो रोटी का ये पूरा प्रबंध कर दे रहा है। सेकंड चीज की तकनीक का विकास वहां पर हो गया था, ठीक है। मगध में ना लोहा मिलने से वहां पर लोहे के बहुत सारे हथियार बनाए जाने लगे। और जानते हैं कि पहले क्या था? पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जितना हथियार, वो तो आज भी आप देख रहे हैं, अमेरिका को जानते ही हैं किस कारण से वो इतना आगे है। हथियार बेचता है, हथियार सप्लाई करता है उसके पास। अब उस वजह से उसके पास मतलब अर्थ की तो कोई कमी ही नहीं होती है, ठीक है। तो वही चीज है, टेक्नोलॉजी में भी ये लोग पीछे नहीं थे। सेकंड चीज की खनिज की प्रचुरता, जैसे कि लोहा वगैरह का मिल जाना, ठीक है, लोहा हो गया, तांबा, ये सब, ठीक है। तो इन सभी चीजों की कमी थी नहीं, इसलिए ये लोग हथियार में भी अब किसी से कम नहीं होने वाले थे। सुरक्षात्मक भौगोलिक स्थिति, इसकी स्थिति भी आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर चढ़ाई करना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ सोन नदी है। इस नदी में अब तो पानी कम हो चुकी है ना, पानी जो है कम हो चुके हैं, लेकिन उस समय इन नदियों में बहुत ज्यादा मतलब अधिक पानी हुआ करते थे। आप सुनिए कि सिकंदर भी आया था, तो नदी पार ही नहीं कर पाई थी उनकी सेनाएं, और इस वजह से उसे वापस होना पड़ा था। तो पहले नदी अपने आप में एक सुरक्षा कवच था, ठीक है ना। सुरक्षा कवच था, जिन जो क्षेत्र जो थे नदियों से घिरे हुए होते थे, वो अपने आप में एक सुरक्षा का कवच बना करके रखते थे नदियां, ठीक है। तो ये दो नदियों से घिरा हुआ है, और एक पहाड़ से घिरा हुआ है। ये तीन चीज तो आप देख रहे हैं कि इसको एक कवच दे रहा है। एक तरफ से चंपा है, जिधर से कोई भी अगर आए तो इधर से कोई भी, मतलब देखिए भारत पर जो भी आक्रमण हुआ है, आप देखोइएगा पश्चिमी साइड से आए हैं। कहाँ से आए हैं? पश्चिम साइड से आए हैं, इधर से कभी भी आए हैं। जैसे कि आप ईरान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, इधर से आ रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आए हैं इधर से ही आए हैं, ठीक है। इधर से आपको लगभग ना के बराबर आए हैं, समझ गए। तो जो भी समस्याएं हैं इधर से है, और इधर से इसको क्या सुरक्षा कवच मिल रहा है। देखिए ये सभी चीजें बार बार देखने से आपको याद हो रहा होगा। तो पहली बात तो मैदानी भाग है, जहां पर इनको ना खदान की कोई कमी नहीं हो रही है। पहले के युद्ध में ना खदान ही कम पड़ जाते थे, और इसीलिए सेनाएं क्या भूखी होकर के भाग जाती थी। नहीं भैया, जब मेरा पेट ही नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, लड़ने की बात तो छोड़िए, समझ गए। तकनीक का विकास हो जा रहा है, खनिज की कोई कमी नहीं हो रही है, सुरक्षात्मक भौगोलिक स्थिति आप देख ही रहे हैं, वन एवं हाथियों की उपलब्धता। अब पहले के युद्ध में ना सबसे ज्यादा जो था ना, अश्व, देखिए पहले के युद्ध में सैनिक कैसे होते थे। आजकल है ना कि इसके पास इतना टैंक है, इसके पास इतना परमाणु बम है, इतना मिसाइल है, इतना विध्वंसक है, ठीक है ना, बम वर्ष। तो पहले क्या होता था, कितना मतलब घुड़सवार सैनिक है, कितने हाथियों वाले सैनिक है, कितने रथ वाले सैनिक है, कितने पैदल सैनिक है। ये चार भागों में पहले की सेनाएं बटी हुई थी, ठीक है। कितने भागों में? चार भागों में बटी हुई थी। तो उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानते हैं, हाथी हुआ करते थे। कौन सी सेनाएं सबसे ज्यादा मजबूत कही जाती थी? हाथी वाले। और जानते हैं ये जो मगध, हाँ, मगध के जो जंगल है ना, जो जंगलों में ना बहुत सारी हाथियां थी, और लोग इन्हें पालतू बना लिए, ठीक है। और फिर इनका उपयोग सेना में किया जाने लगा। तो एक तो इनके पास हाथियों की विशाल सेना थी, जिस कारण से, और पैदल सेना भी कम नहीं था, ठीक है ना। जो भी था लेकिन ठोस था, ठीक है ना। जिस कारण से आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे इनसे डरा करते थे, और ये अ, मतलब एक एक करके अपना साम्राज्य बढ़ाते भी चले गए। उसके बाद था कौशल वत्स एवं अवंती का मिलना। आगे चल करके अभी अपने आप तो मिल नहीं जाएंगे, कोई भी राज्य अपने आप तो मिल ही नहीं जाएगा। मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आगे चल करके इनसे लड़ाइयां भी होंगी, और इन्हें जीत भी लिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि मगध के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। लेकिन बात करते हैं कि एक प्राचीनतम वंश आता है बृहद्रथ। बृहद्रथ का संस्थापक भी बृहद्रथ होता है, और उसमें एक और प्रतिष्ठित शासक होता है, कौन?
जरासंध होता है, ठीक है, जरासंध का नाम आपने सुना होगा। अब बात करते हैं प्रमुख शासक, सबसे पहले वहां पर कौन सा वंश आता है, तो वृत्रथ, ये तो समझ गए। लेकिन उसके बाद अगर मुख्य वंश की बात करें तो हर्यक वंश से लेके आते हैं, कहां से लेके आते हैं, हर्यक वंश से। अब हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन है, प्रमुख क्या मतलब संस्थापक, ठीक है, बिंबिसार है। ये ना एक प्रमुख शासक है बल्कि इसका संस्थापक भी है, ठीक है। तो हर्यक वंश का कौन है, बिंबिसार है। अगर आपके माइंड से उड़ जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक है कौन, तो सिंपल सी चीज, हर्यक मतलब हरकना मतलब डरना, डरता है कैसे बच्चा, बीम बजाने से। बीम बजा के कोई नाग बुला दे, बोले कि हम सांप बुला देंगे तो हरक जाएगा ना, सिंपल सी चीज है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया, बिंबिसार हो गया। बिंबिसार का एक और नाम था श्रेणिक, याद रखिएगा, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बेटा था आपको अजात शत्रु, उसका भी एक नाम था कुणिक, ठीक है, उस पर हम लोग चलेंगे। लेकिन वर्तमान में पहले यहाँ पर देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, बीम बजा के हरका रहा है लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। हर्यक वंश कितने सालों तक चल रहे हैं, तो हर्यक वंश चल रहे हैं 544 से लेकर के 412 तक। यानी कि अगर आप यहाँ पर घटा करके देखिए तो 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब देखिए जो भी चीज उल्टा चलता है ना, जैसे 544 से इसको 500 आगे जाना चाहिए, लेकिन ये 412 पर आ गया है। जो उल्टा चलता है वह ईसा पूर्व होता है, क्या होता है, ईसा पूर्व होता है, ठीक है। पहले का वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ये ईसा पूर्व, ये ईस्वी सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो उल्टा चल रहा है नहीं कि ये ईसा पूर्व है। अब 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि टोटल कुल मिलाकर के हम देखें तो हर्यक वंश कितने वर्षों तक, सॉरी कितने वर्षों तक ये शासन इसका चलता है, हर्यक वंश का, तो 132 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 132 वर्षों तक। इसका पहला शासक कौन हो रहा है, तो बिंबिसार, और पहला ही शासक संस्थापक होता है। तो पहला शासक बिंबिसार, जिसका एक और नाम होता है श्रेणिक होता है, ठीक है। 544 में आता है क्योंकि ये 544 से ही इस वंश की नींव डलती है, ठीक है, जो कि 412 ईस्वी तक चलता है। तो 544 में आते हैं और ये 92 में चले जाते हैं, कितने, अब देखिए 92 से जब आप देखिएगा तो 4 में से 2 गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, और फिर ये हो गया 3, 3 में से 9 गया, कितना, 3 में से सॉरी हाँ 9 3 12, 1 मिनट 9 4, गलती हो गया, 1 मिनट, 4 में से 2 गया 2, और ये 3 नहीं, मुझे लगा कि एक अंक लिया गया है, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 हुआ, और 14 में से 9 गया, तो 9 5 14, ये तो अब एक अंक ले लिए तो 4 से 4 ऐसे भी गया, तो 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कितने वर्षों तक, 52 वर्षों तक बिंबिसार ने शासन किया। तो ब से बिंबिसार, ब से कितने वर्षों तक, 52 वर्षों तक ये, और ब से 92। तो देखिए कितना मस्त कंसेप्ट है, ब से बिंबिसार, ब से 52 वर्षों तक शासन करता है, और ब से 92 में ये मारा जाता है, और मारने वाला कोई और नहीं होता, इसका बेटा ही होता है, ठीक है। अब क्यों मरता है हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना है कि प्रमुख शासक इसके बिंबिसार है और संस्थापक भी है, हर्यक वंश की स्थापना करते हैं। 132 वर्षों तक इनके शासन चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, ब से बिंबिसार, ब से 52 वर्षों तक शासन करता है, ब से 492 में ये मारा जाता है, और ब से कुल मिलाकर के ये जो हर्यक वंश चला रहा है ये 132 से 32 साल तक ही चलता है। कितना, 132 वर्ष तक, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बिंबिसार 92 में मारा जाता है, 52 साल तक शासन करता है, 132 वर्षों तक इसके द्वारा स्थापना की गई वंश जो है वो मतलब प्रभाव में होते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। बिंबिसार का दूसरा नाम है श्रेणिक। 15 वर्ष की उम्र में सत्तासीन होता है, मतलब अगर 15 साल पर जाकर के ये राजा बन रहा है तो 15 साल इसमें से घटा लीजिए अगर 544 में से, तो इसका जन्म तिथि निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जानते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार ने केवल विवाह किया है, ब से बिंबिसार, और ब से क्या चीज, विवाह, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, ब से बिंबिसार है और ये हर्यक वंश का स्थापना करता है, और ब से 132 साल तक इसका शासन चलता है, ब से 92 में मारा जाता है, और ब से 52 सालों तक ये शासन करता है, और ब से केवल विवाह ही करता है। क्या करता है, केवल विवाह ही करता है। कुल मिलाकर के 3 विवाह करता है। कितने विवाह करता है, 3 विवाह करता है। चलिए अब पहला विवाह किससे करता है ये समझ लीजिए। पहला विवाह कर रहा है महाकोसला से। पहले क्या करता है, अपना एक घोंसला बनाता है, कोई भी ना अपना एक घर बनाता है, तो मान लीजिए कि बिंबिसार अपना एक घोंसला बनाता है। देखिए यहीं पर अभी कंफर्म हो जाएगा बिंबिसार कैसे कैसे शादी किया था, तो याद रखिए ये है बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार। अब बिंबिसार की शादियां कितनी होती है, चलिए। बिंबिसार सबसे पहले घोंसला बनाता है, यानी कि महाकोसला से शादी करता है। किससे करता है, कौशल नरेश के होते हैं महाकोसला, यहां पर महा लगा लीजिएगा। महाकोसला से शादी करता है। महाकोसला से शादी करने के बाद क्या कहते हैं, एक चेला चाहिए ना हमको,
घर तो बन गया, घोंसला तो बन गया, एक चेला चाहिए, तो चेला से चेलना बना लेता है। चेला के बाद क्या करता है, छमाछम करना है ना जी, तो एक छेमा से शादी करता है। किससे करता है, छेमा से शादी करता है। तो कुल मिलाकर के 3 शादियां करता है, पहला महाकोसला, दूसरी चेलना से, और तीसरा छेमा से। चेलना को छलना भी कहीं कहा गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कितनी शादियां करता है, 3 शादियां करता है। अब महाकोसला, महाकोसला अगर बात करें तो प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन है, ठीक है ना। और कौशल नरेश की पुत्री है, कौशल नरेश की पुत्री है, क्या है, कौशल नरेश की पुत्री है। चेलना की बात करें, चेलना की बात करें तो चेलना जो है, चेलना जो है लिच्छवी की है, कहाँ की है, लिच्छवी की है। और लिच्छवी यानी कि वैशाली, लिच्छवी यानी कि वैशाली, तो ये लिच्छवी नरेश की है चेलना, ठीक है। और छेमा जो है वो मद्र नरेश की बेटी है। मद्र नरेश कहाँ से रिलेटेड है, तो पंजाब से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, पंजाब से रिलेटेड है। तो ये 3 शादियां करता है। और जानते हैं जिससे आप शादी कर लिए ना, उससे आपका संबंध बन गया ना, वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मगध को देखिए कैसे स्टार्ट करा है। मगध अभी एक छोटे से अवस्था में है, इसको देखिए डायरेक्ट किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शादियां कर करके बड़े बड़े लोगों से क्या करता है, शादियां संबंध स्थापित करके अपने आप को बड़ा कर लेता है, पहली बात। क्योंकि इसके बाद अगर ये किसी पर आक्रमण भी करता है तो इन लोगों का इसे साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये शादियां करता है। और जानते हैं सबसे पहले क्या करता है, एक अंग प्रदेश जीत जाता है। अंग, कौन सा प्रदेश जीत जाता है, ये शादियां करता है, अंग पर चढ़ाई करता है, अंग प्रदेश को जीत जाता है। और यहाँ का शासक जानते हैं किसको बना देता है, यहाँ का शासक किसको बनाएगा, अपने बेटा को बनाएगा। और इसका जो बेटा होता है अजात शत्रु होता है। कौन होता है, अजात शत्रु होता है। कौन होता है, अजात शत्रु होता है, ठीक है। ये सभी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले कहानी तो समझा दें, क्या कहानी समझा दें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बृहद्रथ एक वंश था जिसके संस्थापक भी बृहद्रथ थे। उसके एक प्रतिष्ठित और शासक थे, कौन, जरासंध थे, जो कि उसके पुत्र ही थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रमुख वंश की बात करें तो मगध पर आ जाते हैं हर्यंक वंश। हर्यंक वंश ब से बिंबिसार आता है, ब से बिंबिसार, ब से 52 वर्षों तक शासन करता है, 44 में आता है और ब से 92 में जाता है, ठीक है, 92 में चला जाता है। और ब से विवाह ही करके अपने साम्राज्य को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। विवाह कितने करता है, 3 करता है। पहला घोंसला बनाता है, कहता है एक चेला आ जाओ, घोंसला में रहने के लिए कोई चेला चाहिए। फिर कहता है छमाछम करना है, तो एक छेमा को लेके आ जाता है, ठीक है। 3 शादियां करता है। अब बात करें तो कोसला, कोसला प्रसेनजीत की जो थी, ठीक है ना, श्रावस्ती तो आप नाम सुने होइएगा, ठीक है, कौशल नरेश की बेटी है। चेलना कौन है, चेलना कौन है, जिसको छलना भी कहा जाता है। चेलना जो है आपको लिच्छवी की है, लिच्छवी की पुत्री है, लिच्छवी नरेश की। और ये लिच्छवी कहाँ पड़ता है, तो वैशाली में पड़ता है। छेमा की बात करें तो छेमा कहाँ की, पंजाब की। और वहां पर कौन सा मतलब ये वंश था, तो मद्र वंश था, ठीक है ना, मद्र साम्राज्य की ये बेटी थी। तो कुल मिलाकर के ये देखिए ये कैसे कर रहा है। अब शादी करने के बाद, चलिए इस पर हम आगे आएंगे पहले। फिर ये क्या करता है, अंग को जीतता है। और अंग को जीतने के बाद वहां का शासक किसको बना देता है, अपने बेटा अजात शत्रु को। और यही अजात शत्रु 92 में जाकर के अपने पिता यानी कि ये बिंबिसार की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और यही नहीं, इसका बेटा उदयन होता है और उदयन इसकी हत्या कर देता है। मतलब देखिए, इसलिए इस वंश को ना एक और पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये दिख रहे हैं बृहद्रथ बोल रहे हैं। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। और बिंबिसार को कौन मारा है, उसका बेटा, कौन, अजात शत्रु। और अजात शत्रु को किसने मारा, उदयन ने मारा। उदयन कौन है, तो इसका बेटा है, ठीक है। देख रहे हैं कैसे अपने अपने बाप को ये लोग मार मार के और क्या कर रहे हैं, साम्राज्य का, गद्दी का, यहाँ पर गद्दी पर सत्तासीन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आप लोग समझ गए कि चलिए थोड़ा सा हम इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इस चीज की जरूरत अभी नहीं है, मैं तो इसे एक्सप्लेन करके लेके आ ही रहा हूँ। बस थोड़ा सा कहानी मैं आपको समझा रहा था ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो एक बार हम इसको अगर अगर हम क्लियर करें तो मगध पर सबसे प्राचीनतम अगर कोई वंश था तो बृहद्रथ था। संस्थापक भी बृहद्रथ ही है, ठीक है। बृहद्रथ एक मौर्य वंश भी है, बृहद्रथ मौर्य, उसकी बात हम मौर्य वंश पढ़ते समय करेंगे, ठीक है। तो मगध की अगर बात करें तो ऊपर गंगा है और पश्चिम में गंगा है, दक्षिण में क्या है, पहाड़ी है। और बात करें पूरब में बात करें तो एक चंपा नामक क्या है, वहां पर क्षेत्र है। समृद्धि का कारण क्या है, आप तो देख ही रहे हैं। प्रमुख वंश, अब प्रमुख वंश सबसे पहले बात करें तो हर्यंक वंश जाते हैं। और इसके प्रमुख शासक कौन हो जाता है, बिंबिसार हो जाता है, जो कि इसका संस्थापक होता है। बस बिंबिसार 44 में तो आता है लेकिन 92 में मर जाता है। अब उल्टा चलेगा तो 544 से 592 नहीं, 492, ठीक है, क्योंकि ये ईसा पूर्व में सभी चीजें चल रही है, तो ईसा पूर्व होगा। बस से 52 साल तक ये शासन किया। और बस से केवल विवाह करता है, एक प्रदेश जीतता है, अंग प्रदेश को जीतता है, ठीक है। बाकी शादी करके अपने ये क्या करता है, जगह को क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान समझिएगा
क्या करता है कि विवाह कर लेता है पहले महाकोशला से। मान लीजिए कि एक घोंसला बनाया, घोंसला में एक चेला चाहिए तो चेलना से शादी करता है। अब चेला हो जाती है तो दोनों मिलकर छमाछम करते हैं, छेमा से शादी कर लेता है। ये 3 चीजें तो क्लियर हो गई। बाकी कौन कहाँ के आप देख रहे हैं। जब ये कौशल राज की पुत्री से शादी करता है, कौन है, महाकोशला कौशल राज की है, इसमें नाम दोनों का सेम है। प्रसेनजीत की बहन होती है, ठीक है, और दहेज में मिल जाता है काशी। और मालूम है काशी से ना इसको प्रत्येक साल 1 लाख रुपए की प्राप्ति होने लगी, राजस्व प्राप्ति होने लगे। कितने, 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति होने लगी। ये चीजें तो आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम थोड़ा सा इधर हम आपको लेके चलते हैं। तो महाकोशला से पहला शादी कर रहा है ए नंबर में। बी नंबर, दूसरा शादी किससे कर रहा है, दूसरा शादी कर रहा है, घोंसला तो बना लिया, अब इसको चाहिए एक चेला, तो चेलना से शादी कर रहा है। चेलना से शादी कर रहा है। चेलना कहाँ की है, लिच्छवी की है। कहाँ की है, लिच्छवी, गणराज्य नाम सुने तो होंगे, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी की है। कहाँ की है, लिच्छवी की है। रिलेटेड टू कहाँ, वैशाली, ठीक है ना, वैशाली नाम सुन लीजिएगा। सभी ये बिहार में ही, मगध ही बिहार से इसका ये होता है, तो उसमें पूछने वाली क्या बात है, ठीक है। अब क्या होता है, तीसरा शादी ये किससे करेगा, तीसरा शादी करेगा, ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया। तीसरा शादी ये करेगा, चेला हो गया, अब क्षमा छम करना है, ये छेमा से। तीसरा शादी करेगा छेमा से, जो कि मद्र नरेश की बेटी होती है। मद्र कहाँ है, तो ये है पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में। अब कुल मिलाकर के जब ये शादी कर लेता है तो ध्यान समझिएगा, अब इसका ये मगध जो है, मगध का डेवलपमेंट कहाँ कहाँ तक हो रहा है, ठीक है। अंग को भी ये जीत ले रहा है। किसको जीत ले रहा है, अंग को भी जीत ले रहा है, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर, उत्तरी भाग में इसका विस्तार होता है, और फिर किस भाग में, पश्चिमी भाग में विस्तार होता है। किस भाग में, पश्चिमी भाग में विस्तार होता है। चलिए आवाज क्लियर आ रही है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो पश्चिमी पश्चिमी भाग में कुल मिलाकर के शादी करके, और ये किधर 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 किधर, तो पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग में मगध का साम्राज्य का विस्तार करता है। ये चीजें तो आप समझ गए। सेकंड चीज, और ये क्या करता है, तो पॉइंट में ये समझ लीजिए कि ये अंग राज्य को जीत जाता है। किस राज्य को, अंग राज्य को जीत जाता है, और जीत करके यहाँ का शासक किसको बनाता है, अपने पुत्र किसको, अजात शत्रु को। किसको बनाता है, अजात शत्रु को बनाता है, ठीक है। अजात शत्रु को बनाता है, किसको बनाता है, अजात शत्रु को बनाता है, ठीक है। अंग राज्य को जीत गया। अब देखिए 3 जगहों पर तो ये शादी कर लिया, एक राज्य को ये जीत लिया। एक और की बात करें हम, अंग राज्य के बाद अवंती एक था, अवंती कौन था, अवंती था। अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत, अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत। और चंद्रप्रद्योत का ना एक बार तबीयत खराब होता है, तो ये क्या करता है, बिना बोले हुए अपने आप ही इसका चंद्रप्रद्योत के पास क्या करता है, मित्रता करता है। और इसका ना अपना एक मित्र है, तो बिना बोला मित्रता क्यों किया, तो पहले देखिए आज भी मित्रता दुश्मनी ये सब राजनीति का हिस्सा है, ठीक है। चंद्रप्रद्योत के पास अपने राज्य वैद्य को भेजता है, किसको, राज्य वैद्य को। तो इसके राज्य वैद्य का नाम क्या है, जीवक नाम है। क्या नाम है, जीवक। राज्य वैद्य इसका जीवक था। जीवक को कहता है जाओ और हमारे मित्र को जिंदा करके आ जाओ। क्या कहता है, अवंती से देखिए कैसे रिलेशन मतलब स्थापित कर रहा है। बहुत चालाक व्यक्ति था ये बिंबिसार, समझ गए। तो क्या करता है, कहता है चंद्रप्रद्योत से कर लेता है, चंद्रप्रद्योत से मित्रता, और कहता है कि अपने राज्य वैद्य को, जीवक को, ए जीवक जाओ और उसे जिंदा करके आओ, ठीक है। इससे क्या होती है, इनके बीच में मित्रता बहुत तगड़ा हो जाती है। तो ये देख रहे हैं ना कैसे अपने आप को मजबूत बना रहा है, बहुत अच्छा कूटनीति ये चल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ जानते हैं क्या होता है, इसी के साथ होता है कि 492 में, क्योंकि अब इनका जो बैटिंग स्थिति है ये खत्म होने वाला है। 492 में बस से बिंबिसार बस से 92 में मार देता है। जानते हैं कौन मारता है, और इसी का पुत्र मारता है कौन, अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या करता है, इनकी हत्या कर देता है, और क्या करता है, तो जाकर के सत्ता पर आसीन हो जाता है। और अब 492 से चलेगा अजात शत्रु। तो अब किसका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अजात शत्रु का, सॉरी अजात शत्रु का अब अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अजात शत्रु क्या कर रहा है, 492 में आ रहा है और मात्र 460 में चले जाता है। मतलब कि 30 साल तक ये क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। कितने साल तक शासन कर रहा है, 30 साल तक शासन कर रहा है, ठीक है। अब ये जानते हैं, आने के बाद सबसे पहले ध्यान समझिए, कौशल से, कौशल नरेश पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। मतलब कौशल कौन होंगे, मामा होंगे, ठीक है ना। और अजात शत्रु किससे पैदा लिया था, तो चेलना से। इसी से अजात शत्रु जो है जन्म लेता है। अजात शत्रु किसके, किससे, चेलना से। चेला से ही एक और चेला आ जाता है, समझ गए ना, चेला से ही एक और चेला आ जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि अजात शत्रु के माँ का नाम क्या था, तो अजात शत्रु किसका चेला,
किसका चेला? बिंबिसार का। और बिंबिसार के इसके माँ का नाम भी चेलना। तो चेलना से एक चेला आता है, कौन? अजात शत्रु आता है। चलिए ध्यान समझिएगा। तो ये क्या कर रहा है? ये लिच्छवी यानी कि वैशाली की है, जानते हैं? ये वैशाली पर भी अटैक करता है। भगना हो तो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भगना हो तो ऐसा होना चाहिए कि अपने मामा लोग पर ही अटैक कर करके कहा कि उन लोगों को मिला लिया। समझ गए ना? उन लोगों के राज्यों को किसमें? मगध में मिला लिया। तो अगर कोई अच्छा भगना था तो यही था। समझ गए? चलिए देखिएगा। तो अजात शत्रु अब राजा बनते ही सबसे पहले क्या करता है? तो अजात शत्रु अब कहीं कहीं जानते हैं ये कितना साल का होगा? देखिए 60 से 30 यानी 90 92, तो 30 वर्ष तक, और कहीं कहीं ना 28 वर्ष भी बताया गया है कि 28 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, जो भी है, जो ऑप्शन होगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब ये मत कहिए कि दोनों रहेगा कोई एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करता है? अब यहाँ से पॉइंट समझिए। ये कौशल नरेश पर अटैक करता है। कौशल नरेश, कौशल के कौन थे? प्रसेनजीत, मालूम होगा। प्रसेनजीत पर मामा जी लगेंगे। ये प्रसेनजीत पर अटैक कर देता है और इनको हरा भी देता है। अभी कहाँ उड़ा गए होंगे, समझ गए ना? इनको हरा देता है, लेकिन एक संधि के द्वारा क्या करता है? इनको राजा बने रहने देता है। ठीक है, उसके बाद किस पर अटैक करता है? कौशल नरेश के बाद अटैक करता है आपको लिच्छवी पर, और लिच्छवी इसका अपना ममहर है। ये अपने मामा पर ही अटैक कर देता है। लिच्छवी पर कहाँ करता है? लिच्छवी पर, अपने ही ननहर जाके अटैक कर दिया। ठीक है, और लिच्छवी पर जब अटैक करता है ना, तो इस समय वस्साकर था। वस्साकर इसका इसका एक मंत्री था। वस्साकर मंत्री भी था और मित्र भी था। मंत्री भी था और मित्र भी था। ये अच्छा, इसके कूटनीति और इसके दिमाग देने से ना ये जीत जाता है। ठीक है, क्या करता है? जीत जाता है। और आगे चल करके जानते हैं क्या? फिर कौशल कौशल और ये लिच्छवी मतलब क्या? वैशाली, इन दोनों को अपने राज्य में मिला लेता है। आगे चल के क्या होता है? आगे 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 दोनों दोनों मगध में शामिल हो जाते हैं, या मगध का अंग बन जाते हैं। मगध का अंग बन जाते हैं। अंग बन जाते हैं, ये चीजें हो जाती है। उसके बाद बात करें तो देखिए, ये लिच्छवी के बारे में स्पेशल बता रहे हैं। किसके बारे में? लिच्छवी के बारे में। लिच्छवी जब यहाँ पर मतलब लड़ाई हुआ था ना, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चला था। यहाँ पर कुछ ये मतलब हथियार का इस्तेमाल किया था। कुछ हथियार का इस्तेमाल किया था। किसका किसका? देखिए, एक था रथ मुसल, याद रखिएगा। रथ मुसल, क्या चीज? रथ मुसल। और एक था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। पूछता है कि अजात शत्रु ने रथ मुसल और महाशिला कंटक किस युद्ध में इस्तेमाल किया था? तो लिच्छवी के प्रति जो युद्ध हुआ था, लिच्छवी पर जो अटैक हुआ था, इस युद्ध में इसने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता दें आपको कि ये इसका शासन कब हो रहा है? 492 से लेकर 460 तक। और 483 में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। क्या हुआ था? संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुआ था। तो 483 देखिए इसके बीच में आ रहा है, अर्थात ये पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था। और ये क्या किया था मालूम है? प्रथम बौद्ध संगीति तो हुआ था ही, कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजगृह में। और इसके लिए मालूम है इसने क्या किया था? राजगृह में एक गुफा में कौन सा गुफा था? सप्तकर्णी। कौन सा? सप्तकर्णी। सप्तकर्णी गुफा। सप्तकर्णी गुफा, इसका ये निर्माण करवाया था। किसके लिए? बौद्धों के लिए। राजगृह में सप्तकर्णी गुफा का निर्माण कराया था, और इसी में बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, कुल मिलाकर के 460 में अब क्या होता है? उदयन द्वारा हत्या। उदयन द्वारा हत्या। उदयन कौन है? उदयन कौन है? इसका बेटा है। कुल मिलाकर के तो हम लोग आज जाने किसके किसके बारे में? बृहद्रथ, जो कि मगध का सबसे प्राचीनतम वंश हो गया। इसके संस्थापक भी बृहद्रथ ही हैं। और इसका एक और बृहद्रथ वंश का एक और महान शासक होता है, कौन? ये जरासंध। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो मगध के कितने? चारों दिशाओं में, चूंकि दिशा 4 होते हैं, तो इसके अगर हम क्या उसको कहते हैं ना, चौहद्दी। चौहद्दी की बात करें, उत्तर में गंगा होती है, और ये बिहार के ठीक दक्षिणी भाग में मगध का लोकेशन है। ठीक है ना। नीचे की बात करें तो विंध्य, इधर की बात करें यानी कि पश्चिम साइड में तो सोन है, और साइड में चंपा है, पूरब में। समृद्धि का कारण क्या होता है? तो ये आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज
प्रमुख वंश एक होता है हर्यंक वंश और इसका प्रमुख शासक बिंबिसार यानी कि संस्थापक होता है, जिसका दूसरा नाम श्रेणिक भी। एक चीज तो मैंने आपको बताना भूल गया, अजात शत्रु का यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्टार देकर। अजात शत्रु को अजात शत्रु को अजात शत्रु को अजात शत्रु को कणिक भी कहा जाता है। कणिक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कणिक। क्या? कणिक। ठीक है। उसके बाद ये तीन घोसला बनाते हैं, एक चेला चाहिए, फिर क्षमाक्षम कर रहे हैं, 3 शादियां करते हैं। महाकोशला से करते हैं तो इनको बनारस मिल जाती है। ठीक है, सॉरी बनारस बोल रहे हैं, काशी मिल जाती है। कहाँ? इसमें लिखे नहीं है क्या कहीं? महाकोशला कोशला दहेज में काशी, हाँ दहेज में काशी मिल जाता है और 1 लाख इनको क्या इससे आय की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अपने आप में एक बहुत ज्यादा ये रकम था। ठीक है, दूसरी शादी करते हैं चलना से, जो कि लिच्छवी नरेश की पुत्री थी, वैशाली में आता है। तीसरा शादी क्षेमा से करते हैं, जो कि मध्य नरेश पंजाब की पुत्री थी। ठीक है, और इसी से चेलना से ही एक और चेला अजात शत्रु जन्म लेता है। बहुत चौकड़ा चेला था, अपने ही बाप को मार देता है। ठीक है, शादी करके ये क्या कर रहे हैं? उत्तरी और पश्चिमी भाग का विस्तार कर रहे हैं। तीसरा चीज कि ये अंगराज्य को जीतते हैं और वहां का शासक बना देते हैं अजात शत्रु को। अवंती जो है, अवंती कहाँ है तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग बॉर्डर पर। ठीक है, अवंती उस समय कहाँ था? मध्य प्रदेश, और मतलब ये सबका तो नाम अब बदल गया है, अब ये चीजें है नहीं, लेकिन उस समय ये जो था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ले सकते हैं, इन दोनों के लगभग संगम स्थान पर था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने राज्य वैध जीवक को बचते हैं और अपने मित्रता धर्म को निभाते हैं। इससे यहाँ से भी मित्रता अच्छा खासा है। तो देख रहे हैं ना, ये देखिए बिहार से इधर साइड में ही क्या है आपको, महाराष्ट्र है, यानी कि देख रहे हैं ना, पश्चिमी भाग उत्तरी भाग में ये अपना प्रभाव बना रहे हैं। अजात शत्रु 492 और 460 तक रहता है। ठीक है, 30 वर्ष तक, कहीं कहीं 28 वर्ष भी कहा जाता है। कौशल नरेश पर सेनजीत पर पहले क्या करता है? पहले ही शादी वाले पर पहल का अटैक, दूसरी का शादी अगर जहां किए होते हैं दूसरी का अटैक करता है। तो दोनों सदिया वाले जगह पर, यानी कि दोनों महमर में 3 गो महमर होता है, दोनों जगह पर बारी बारी से अटैक करता है और पहले वाले को जीत के थोड़ा संधि के साथ छोड़ देता है। दूसरे वाले को क्या करता है? 1 मिनट आ रहे हैं। दूसरा जो होता है, आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं। दूसरा जो होता है लिच्छवी, जहाँ वैशाली जहाँ की ये खुद है, ये क्या करता है? वहां पर बस्सा कर, जिसको जो कि इसका मित्र था, इसे क्या करता है कि अपने मित्र के सहयोग से इसको भी जीत लेता है। ठीक है, और आगे चल के ये दोनों इसके अंग बन जाते हैं, मतलब मिला लिया, चलो भैया जाओ। ठीक है, लिच्छवी के युद्ध में ये रथ मुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। 483 में प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में होता है और उसी समय राजगृह में सप्तकर्णी गुफा का यह निर्माण करवाया था। 460 में उदयन द्वारा इसकी हत्या हो जाती है और कुल मिलाकर के बाप और बेटा की तो यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। बात होता है पोता की, तो पोता की हम करेंगे अगले अध्याय में। तब तक अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करें और फिर से लाइक करना तो जरूर मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको पढ़ाई। आप कहाँ से हैं? अगर मगध क्षेत्र से हैं, बिहार से हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर दूसरे जगह से हैं तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लेते हैं विदा।